स्वागत, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। सबसे पहले बात चुनाव की। छठे चरण में देश की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और इन सीटों में बीजेपी की बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साल 2019 में दिल्ली और बिहार में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया था और इस बार भी बीजेपी के सामने अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। छठवें चरण के मतदान में दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 7 सीटों समेत भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 25 मई को 58 सीटों पर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर का टेस्ट होना है। यूपी और बिहार में बाहुबलियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार और दिल्ली में मोदी फैक्टर विपक्षी गठबंधन की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। छठवें चरण का पूरा गणित हम आपको बताने वाले हैं। छठवें चरण में बिहार की 8 सीट, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, दिल्ली की 7, ओडिशा में 6, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8 और झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें होने का गौरव दिल्ली के पास है और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी की सीधी लड़ाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे दिलचस्प लड़ाई कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर लड़ी जा रही है। नई दिल्ली की सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के बीच लड़ाई है। दिल्ली साल 2014 से बीजेपी का सबसे बड़ा किला बना हुआ है और यहां पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सहानुभूति लेने की कोशिश में है। वहीं मतदान के ठीक पहले आया स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस भी महिला वोटरों के लिहाज में मतदान पर। अगर साल 2024 के छठवें चरण की 58 सीटों पर 2019 के आंकड़ों को देखें तो यूपी की 14 सीटों में से बीजेपी ने 9, बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अगर बिहार की बात करें तो छठे चरण की 8 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 3 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती थी, यानी सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा था। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को ही विजय मिली थी। वेस्ट बंगाल में जिन 8 सीटों पर इस बार मतदान होना है वहां पर बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीट जीती थी। झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होना है, यहाँ पर बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान है। बीजेपी ने पिछले साल यहाँ 2 और बीजेडी यहाँ पर 4 सीट जीती थी। छठवें चरण में 3 मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला होना है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदम्बिका पाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वो अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव, निरुहा की सीट पर सबकी नजरें यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। यूपी में राजा भैया के प्रभाव क्षेत्र वाली 4 सीटें, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और प्रयागराज में भी मतदान होना है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की रैली में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक पूर्व फौजियों के साथ धोखा दिया। पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलने दी। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 1962 की हार के लिए कांग्रेस सेना को जिम्मेदार ठहराती है और कांग्रेस के जहन में सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति नफरत का भाव पड़ा है। जहन में सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति नफरत का भाव भरा पड़ा है और 1962 में पंडित नेहरू की जो ऑरा का गुब्बारा जो फूट गया, चाइना के हाथों में जो हमारी पिटाई हुई, वो उसके लिए गुनहगार हमारी देश की सेना को मानते हैं। इधर यूपी के सिद्धार्थनगर में रैली के दौरान अमित शाह ने दावा किया कि 5 चरणों में बीजेपी 310 सीटों पर जीत रही है। कांग्रेस इस बार 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में
मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की मानसिकता है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो क्या हम पीओके दे देंगे। शाह ने कहा कि एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते, देश के मसले नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से हल होते हैं जो मोदी जी में है। इन लोगों की मानसिकता देखिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं जो मोदी जी में है, मोदी जी। इधर अमेरिका के मशहूर चुनाव विशेषज्ञ इयान ब्रेमर ने यह दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आराम से जीत रही है, पार्टी को 300 के करीब सीटें मिलेंगी। Prediction for elections for Eurasia Group is 305 seats, plus or minus 10. So really not much of a change from what we saw 5 years ago. Consistency, stability. Internationally, not just from a U.S. perspective, but from the perspective of the rest of the world, this is an economy that has underperformed for a long time, but is now doing a lot better. और दिल्ली के सीएम हाउस में पिटाई कांड के बाद स्वाति मालीवाल पहली बार सामने आई हैं। उनका पहला इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने अपने साथ सीएम हाउस में हुई मारपीट की पूरी कहानी सुनाई, साथ ही पूरी घटना पर कहा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। ही लोग मेरे परिवार मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में। और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, जहाँ पे मैं लोगों के साथ उठती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुंच गए। आज उन्होंने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए। मेरा चीर हरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज़ चलाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को मतलब ट्रीट करो, जहाँ मैंने इतनी। इधर बिहार की सियासत में आज का दिन केक पॉलिटिक्स के नाम रहा। तेजस्वी यादव ने आज फिर हेलीकॉप्टर वाला वीडियो शेयर किया। इस पर बिहार की सियासत को मिर्ची लग गई। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो।
हेलीकॉप्टर में मछली और संतरे के बाद अब तेजस्वी और मुकेश सहनी ने केक खाते हुए वीडियो शेयर किया है। हम लोगों का 200 सभा आज होना है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज दिया और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया। मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव को सरप्राइज दे रहे थे तो ये उनके लिए नया था, क्योंकि मुकेश सहनी इसी के लिए जाने जाते हैं। मुकेश सहनी संजय लीला भंसाली समेत कई फिल्म निर्देशकों को सरप्राइज दे चुके हैं। मुकेश सहनी का अंदाज वीआईपी होता है। आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं। लोगों को मिर्ची लगे चीजें, और आप जो सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? केक काटने के दौरान तेजस्वी ने सहनी से पूछा, आप लोगों को मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अब तेजस्वी का ये सवाल पूछना था कि बिहार की सियासत को मिर्ची लग गई। बिहार नहीं, पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है? हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरे को क्या मतलब है? इससे कोई किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं है। हेलीकॉप्टर में भी घटना घटी है। यादव और कह रहे हैं दूसरों को मिर्ची का लग रहा है। किए थे तो हनीमून मनाए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो यही है। कभी केक काटते हैं, कभी कहते हैं हमने इतनी सभा कर ली। अरे आपने सभा कर ली, आपकी सभा से क्या होता है? यहाँ तो एनडीए के एक नेता सभा कर रहे हैं, आपके पास नेता का अकाल है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के प्रति आभार जताया है कि इस कड़ी धूप में भी, गर्मी में जनता आ रही है, उनको सुनने के लिए सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर से विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए इस तरह का वीडियो बना करके दिया गया है कि विरोधी फिर से परेशान होंगे। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र, और 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। तेजस्वी ने केक काटकर अपनी चुनावी रैली के डबल सेंचुरी का जश्न हेलीकॉप्टर में मनाया। तेजस्वी जब भी हेलीकॉप्टर का वीडियो शेयर करते हैं, सियासी आग भड़क जाती है। अब तेजस्वी के इस वीडियो पर सियासत को मिर्ची लग गई है। आसमान में केक काटने के इस वीडियो पर सियासत थम नहीं रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और हमारे साथ संजय यादव जी भी है। इधर बंगाल में चुनावी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार हिंसा का केंद्र बना है नंदीग्राम, जहां एक महिला की मौत के बाद से संग्राम छिड़ा हुआ है और सवाल एक बार फिर ममता इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की नियति भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, लेकिन चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर यही होती है, हिंसक और आक्रामक। इस बार हिंसा का केंद्र बना है पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम, जो अतीत के पन्नों में सियासत की आग में कई बार झुलस चुका है। लेकिन अब एक बार फिर नंदीग्राम की मौजूदा तस्वीर देख लीजिए, जहां सोना चूड़ा इलाके में बुधवार देर रात बीजेपी ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है।
पॉलिटिकल किलिंग्स के सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। उधर टीएमसी इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। सीहोर जिले के कांग्रेस प्रवक्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और प्रदीप मिश्रा पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए। उनके खत पर बीजेपी ने पलटवार किया और सनातन विरोधी होने के आरोप जड़ दिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखा और खत में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की गई। सीहोर में कांग्रेस नेता पंकज शर्मा का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने धार्मिक आयोजनों में बीजेपी के लिए वोट किए जाने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। देखिए, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के प्रतिवाद जिले का है, जहां पर 6 से 12 मई तक उनकी कथा हुई थी। उसमें पहले दिन उन्होंने 6 मई को व्यास गादी पर बैठकर, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी बातों से जैसे कि शिव महापुराण में ये लिखा होगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, सनातन के नाम पर वोट दीजिए। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हाँ, हालांकि हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, परंतु इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। मेरी भारत निर्वाचन आयोग से बारंबार अपील है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से मुझे बार-बार अपील है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए, उनकी कथाओं पर रोक लगाई जाए, तभी हमारा लोकतंत्र का विश्वास हमारा जिंदा रहेगा। उधर सीहोर के कांग्रेस नेता के खत लिखे जाने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने खत को लेकर कहा कि कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को विधानसभा के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने स्वयं अपने निजी जो उनका गृह संसदीय क्षेत्र है वहां में कराया था और हमने देखा था कि उसमें पूरा कमलनाथ जी ने भरपूर प्रयास किया कि उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो कांग्रेस जब स्वयं का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो जाता है तो इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी कुंठा और पीड़ा को व्यक्त करती है। कांग्रेस का यह आरोप प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं बल्कि सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने हमने कई अवसरों पर देखा है कि जनता से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सनातन के लिए करिए और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि वह सनातन द्रोही पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है और इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस ने अपनी उसी मनोवृत्ति को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है जिसमें वह भगवे में बलात्कारी को देखते हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, इंतजार अब बस नतीजों का है। ऐसे में चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात ये कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने वालों में क्या कांग्रेस क्या बीजेपी दोनों ही दलों के नेता शामिल हैं। अब इस पर शिकायत पर चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर असरदार जारी है, ब्रेक की बारी है।